Hello aspirants, welcome to all of you. I am going to start with sequence of adjectives and then we will continue with the new topic determiners. Okay. So अभी हम करने वाले हैं sequence of adjectives. Adjectives का टॉपिक आप ऑलरेडी कर चुके हो प्रीवियस लेक्चर्स में. अभी हम आज करने वाले हैं sequence of adjectives. यानी कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो काफ़ी टाइप के हैं. अगर आपको उनको एक ही सेंटेंस में इकट्ठे यूज़ करना है मल्टीपल टाइप ऑफ एडजेक्टिव को, तो देन आप उसको किस सीक्वेंस में यूज़ करते हो ये आपको जानना है. ठीक है जी. तो सबसे पहले आपको ये भी पता है कि नाउन जो होता है उसकी क्वालिटी बताने के लिए एडजेक्टिव यूज़ किया जाता है, एंड वर्थ को छोड़ के बाकी जितने भी एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन से पहले यूज़ किए जाते हैं. तो ये जो मल्टीपल टाइप ऑफ एडजेक्टिव है ये भी नाउन से पहले यूज़ किए जाएंगे. तो ये जो एडजेक्टिव्स हैं अगर मल्टीपल एडजेक्टिव्स, तो वो कौन से सीक्वेंस में आएंगे? सबसे पहले हम यूज़ करते हैं एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन. देन आता है जी एडजेक्टिव ऑफ साइज, देन एज, उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ शेप, एडजेक्टिव ऑफ एज, एडजेक्टिव ऑफ शेप. उसके बाद कंटिन्यू होता है एडजेक्टिव ऑफ कलर, यानी कि अगर आप किसी नाउन का कलर बता रहे हो तो वो साइज बताने के बाद उसका कलर आप बताओगे. फिर आता है एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, देन आता है जी एडजेक्टिव ऑफ मटेरियल, फिर आएगा एडजेक्टिव ऑफ पर्पस कि उस चीज़ का, उस नाउन का पर्पस क्या है. तो उसके बाद नाउन आएगा. तो जो नाउन के सबसे क्लोजेस्ट वाला एडजेक्टिव है वो कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ पर्पस. दैट मीन्स दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई दिस नाउन. ये वाले नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव वही है जो उसके सबसे पास है, एडजेक्टिव ऑफ पर्पस. और लीस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ ओपिनियन. यानी कि अब हम क्या सोचते हैं, वो नाउन, सपोज आप गर्ल के बारे में अपना कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, ओपिनियन दे रहे हो, शी इज़ ब्यूटीफुल, तो वो क्या है? लीस्ट इंपॉर्टेंट है. आपका ओपिनियन यानी कि किसी का भी जो ओपिनियन हम देते हैं उस नाउन के बारे में, दैट इज लीस्ट इंपॉर्टेंट. देन आता है ओपिनियन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? साइज. और इसकी जो इंपॉर्टेंस लेवल है टिल पर्पस वो इंक्रीज होता जाता है. एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजेक्टिव होता है नाउन के लिए दैट इज ऑफ पर्पस. ये ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक टाइप का एडजेक्टिव यूज़ करना है, पर अगर आपको सपोज एक नाउन के लिए 3 एडजेक्टिव यूज़ करे गए हैं तो आप उसको कौन से सीक्वेंस में यूज़ करोगे, इसके बेसिस पे भी एरर आ जाता है. एंड वो बहुत ही ईजीएस्ट एरर होता है अगर आपको इसकी नॉलेज है तो. ठीक है जी. और इसको याद कैसे करना है कि मेरे को ये सीक्वेंस कैसे याद है और मैंने कैसे लिखा है, वो आप कोई भी एक इसका निमोनिक बना सकते हो. इनिशियल लेटर ले लो सबका, OSASH. ठीक है, ऐसे इनिशियल लेटर लेके भी आप उसका निमोनिक बना सकते हो. दिस यू कैन डू. एंड ठीक है, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम इतना हम कर सकते हैं. तो अभी मैं एक एग्जाम्पल लिखने जा रही हूँ जिसमें मैं ये सारे टाइप के एडजेक्टिव यूज करने वाली हूँ सिर्फ और सिर्फ एक नाउन के लिए. एक सेंटेंस है मेरे पास, आई सॉ अ रिंग. मैंने एक रिंग देखी है. तो यहाँ पे नाउन कौन सा है? रिंग. इस नाउन के बारे में हम मल्टीपल एडजेक्टिव यूज करने वाले हैं. आई सॉ, ओपिनियन से रिलेटेड एडजेक्टिव मैं इसके लिए यूज कर रही हूँ ब्यूटीफुल. मैंने एक ब्यूटीफुल रिंग देखी. साइज टाइनी थी, छोटी थी, छोटी सी. ठीक है, ब्यूटीफुल, टाइनी, एज नई थी, पुरानी थी, हम बता सकते हैं ओल्ड. शेप राउंड और सर्कुलर भी लिख सकते हो आप. ठीक है, आई सॉ अ ब्यूटीफुल, टाइनी, ओल्ड, राउंड, गोल्डन, अमेरिकन, डायमंड, वेडिंग रिंग. कैसी रिंग थी वो? वेडिंग रिंग थी. मटेरियल क्या था? डायमंड. पर्पस क्या है? पर्पस क्या है? वो वेडिंग रिंग है. मटेरियल है डायमंड और ओरिजिन है अमेरिकन. कलर है गोल्डन. शेप है राउंड. एज है ओल्ड और साइज है टाइनी और ओपिनियन है ब्यूटीफुल. तो अगर मान लो आपको इसमें से कोई 3
कोई दो एडजेक्टिव यूज किए आते हैं और वो एक इनकरेक्ट सीक्वेंस में दिए हों, राउंड पहले दिया हो, ओल्ड बाद में दिया हो, या फिर गोल्डन पहले दिया हो, इस तरह से दिया हो, गोल्डन, ओल्ड, राउंड, वेडिंग रिंग, सपोज ऐसे दिया हुआ आपको, तो आप उसको करेक्ट कर सकते हो अगर आपको ये सीक्वेंस पता है तो। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मैं इनकरेक्ट सीक्वेंस में लिखने जा रही हूँ और देन मैं उसका करेक्ट वर्जन आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से एरर आता है। लॉन्ग शार्प नाइफ, लॉन्ग शार्प नाइफ। नाइफ इसमें से क्या है? नाउन। उसके लिए दो एडजेक्टिव यूज करे गए हैं, एडजेक्टिव नंबर 1 एंड एडजेक्टिव नंबर 2। अब आप सोचिए फॉर फ्यू सेकेंड्स कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। नाइफ अगर आप कॉमन सेंस यूज करोगे तो भी हो जाएगा कि नाइफ की लेंथ मैटर करती है या नाइफ की शार्पनेस मैटर करती है। ठीक है, कॉमन सेंस से भी सोचो और यहाँ आपके सामने सीक्वेंस भी लिखा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी शार्पनेस किस में आएगी? वो उसका फीचर है, वो उसकी शेप है। ठीक है, तो शेप में आएगा। साइज उसके पहले आता है या बाद में आता है? लेंथ जो है वो साइज में आती है, तो साइज पहले आता है, देन शेप आती है, फिर नाउन आता है। तो उसके अकॉर्डिंगली ये जो है ये करेक्ट है। अगर ये दिया होता शार्प लॉन्ग नाइफ, देन ये इनकरेक्ट होता। ठीक है, तो आपको क्या करना था? लॉन्ग पहले आएगा, शार्प बाद में आएगा। बस इस तरीके से आपको एरर दिए जाएंगे और इसकी और एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपको प्रैक्टिस शीट में मिल जाएंगे PDF में, जो कि आप अटेम्प्ट करने वाले हो। देन इसके बाद सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव में ये थे कुछ टाइप्स के एडजेक्टिव जिनका मैंने आपको सीक्वेंस बता दिया। और भी टाइप के एडजेक्टिव होते हैं जिनको हम बोलते हैं कार्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और मल्टीपल्स। ये क्या होते हैं कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल्स? कार्डिनल यानी कि कार्ड, कार्ड यानी कि नंबर, जहाँ पे हम नंबरिंग का काउंटिंग करते हैं 1 2 3। सी से याद रख सकते हो कार्डिनल और सी से याद रख सकते हो काउंटिंग, अगर आपको नहीं याद रहता तो। 1 2 3 ये सब क्या होते हैं? कार्डिनल्स होते हैं। ऑर्डिनल मतलब जो ऑर्डर बताते हैं या फिर कह लो जो पोजीशन बताते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लास्ट। ठीक है, नेक्स्ट, ये सब भी क्या हैं? ऑर्डिनल्स ही हैं। अगर मैं बोलूं कि नेक्स्ट बेंच और नेक्स्ट बैच, तो वो क्या है? ऑर्डर ही बता रहा है, तो वो ऑर्डिनल है। जो नंबर बता रहे हैं वो क्या है? कार्डिनल्स हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं कि कोई चीज कितनी बार हो रही है? सिंगल, डबल, ट्रिपल। ठीक है, ये सब क्या है? मल्टीपल्स हैं। तो इनका सीक्वेंस क्या रहेगा? सबसे पहले ऑर्डिनल्स यूज किए जाते हैं, देन कार्डिनल्स यूज किए जाते हैं और उसके बाद मल्टीपल्स यूज किए जाते हैं। सपोज आपको बेंचेस की बात ही करनी है, देन आएगा नाउन। नाउन से तुरंत पहले क्या आएगा? मल्टीपल, फिर आएगा कार्डिनल और फिर आएगा ऑर्डिनल। ऐसे भी आप देख सकते हो। नाउन की अगर आप बात कर रहे हो, बेंचेस की बात कर रहे हो कि मुझे पहले 3 बेंचेस वहां पे जाके बुक करने हैं या मुझे पहले 3 सीट्स चाहिए बुक करनी है। ठीक है, तो बेंचेस या सीट्स जिसकी भी आप बात कर रहे हो, सबसे पहले आप ऑर्डिनल यूज करोगे फर्स्ट, देन आप कार्डिनल यूज करोगे 3, फर्स्ट 3 सिंगल बेंचेस और सिंगल सीट्स। तो इसका जो सीक्वेंस है वो इसी तरीके से आता है। एक्चुअल में ये कुछ खास इतना है नहीं, बट ये माइनर से जो एरर होते हैं, सपोज अगर ये लिखा आ रहा है 2 फर्स्ट सिंगल रूम्स और बेड्स। ठीक है जी, आपके सामने ये आ गया है 2 फर्स्ट सिंगल रूम्स और बेड्स। तो आपको इसमें एरर फाइंड करना है। आपको पढ़ने में ये सही ही लग रहा होगा, ठीक है, पर अगर आपको ये सीक्वेंस पता है, जो करेक्ट सीक्वेंस है एडजेक्टिव का, कि पहले ऑर्डिनल आएगा, तो आपको पता है कि इसमें से ऑर्डिनल कौन सा है? फर्स्ट। तो फर्स्ट पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। फर्स्ट 2 सिंगल रूम्स और बेड्स आएगा। कई बारी हमें बहुत मुश्किल एरर अटेम्प्ट करते हुए पढ़ने में सब कुछ ठीक लग रहा होता है, बट क्या होता है, अगर हमें इंग्लिश ग्रामर के रूल्स हमने एक बारी पढ़े हों और अच्छे से रिवाइज करे हों, देन उनको शीट में प्रैक्टिस किया हो,
कॉमन एरर्स फाइंड करने के लिए। देन हमें ये चीज़ें भी पता चल जाती है कि इतना बेसिक सा और इतना इजी सा एरर भी एग्जामिनर कई बार पूछ लेता है, एंड स्पेशली इन द एग्जाम्स विच आर कंडक्टेड इन पंजाब ओनली, कि वो पंजाब के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो होते हैं वहाँ पे बहुत ही ये माइनर और इजी एरर भी पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा होता है काफ़ी टफ लेवल पे, पर ये भी ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको हर एक चीज़ को कवर करते हुए चलना है, इजी को इजी समझते हुए, नेगेटिव मार्किंग नहीं लेके आना है। एक और रूल है एडजेक्टिव से रिलेटेड जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इजी है। उसमें क्या है कि अगर आप एक सेंटेंस कोई भी लिख रहे हो किसी के बारे में, सपोज आपने एक कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ किया है, दो एडजेक्टिव यूज़ करें तो वो दोनों ही एडजेक्टिव, टू एडजेक्टिव्स यूज्ड फॉर अ सेम पर्सन, टू और मोर देन टू, दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव अगर आप किसी पर्सन के लिए यूज़ कर रहे हो, यूज्ड फॉर अ सिंगल पर्सन, एक बंदे के लिए, एक पर्सन के लिए अगर आप दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो वो जो एडजेक्टिव्स हैं वो सेम डिग्री में होने चाहिए, शुड बी इन सेम डिग्री। दैट मीन्स अगर आप उसको पॉजिटिव डिग्री में यूज़ कर रहे हो, अगर आप किसी के बारे में बोल रहे हो कि वो टॉल है, स्मार्ट है, तो आप बोलोगे ही इज़ टॉल एंड स्मार्ट। आप ये नहीं बोल सकते हो ही इज़ टॉलर एंड स्मार्ट, ठीक है, या ही इज़ मोर टॉल एंड स्मार्ट। तो वो अगर पॉजिटिव डिग्री है तो दोनों पॉजिटिव डिग्री में होने चाहिए। अगर आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हो तो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होने चाहिए, एज ही इज़ टॉलर एंड स्मार्ट दैन हिज ब्रदर। तो इसमें एरर क्या है कि ही और उसके ब्रदर का, दो बंदों का यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, तो डेफिनेटली कंपैरेटिव फॉर्म होना चाहिए था। यहाँ पे कंपैरेटिव फॉर्म है, ये करेक्ट है, बट यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, तो ये भी हम कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे। यहाँ पे जो ER था वो मिसिंग था, ठीक है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप एक पर्सन के लिए दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हो तो वो सारे के सारे एडजेक्टिव सेम डिग्री में आएंगे। अगर यहाँ पे दैन ना होता, कंपैरिजन ना किया गया होता, तो टॉलेस्ट और स्मार्टेस्ट आता। अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो दोनों सुपरलेटिव डिग्री में, ये नहीं है कि एक सुपरलेटिव में और एक कंपैरेटिव में है या फिर पॉजिटिव में है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही बेसिक सा रूल था, बहुत ही आसान रूल था। अगर ये स्किप हो जाए तो निग्लिजिबल लगता है हमें कि ये कोई शायद एरर ही नहीं है। तो ये जो तीन चीज़ें मैंने आपको करवाई हैं, इन पे एरर्स आना बहुत मतलब ज़रूरी नहीं है ना, कि रेगुलर नहीं आता है पेपर में, बट वंस इन अ वाइल अगर कभी ईजीएस्ट एरर पूछा जाए और पेपर काफ़ी इजी लेवल का आ जाए जिसमें कि कट ऑफ भी काफ़ी हाई जाती है, तो उसमें आपको ध्यान में रखना है कि एक तो सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव, ठीक है, और दूसरा सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव्स, दो हैं सीक्वेंस ऑफ एडजेक्टिव, ए और बी। ए में हमने क्या किया कि मल्टीपल टाइप ऑफ एडजेक्टिव जो हैं, कलर है, साइज है, एज है, उनको किस सीक्वेंस में रखेंगे, और दूसरा कार्डिनल, ऑर्डिनल और मल्टीपल को कौन सी सीक्वेंस में लेके आना होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है। ऑर्डिनल पहले, कार्डिनल बाद में, एंड देन मल्टीपल्स। और ये वाला जो रूल अभी आपको बताया कि अगर आप दो या दो से ज़्यादा एडजेक्टिव एक पर्सन के लिए यूज़ करते हो तो वो दोनों सेम डिग्री में होने चाहिए। सेम डिग्री मतलब या तो दोनों पॉजिटिव, दोनों कंपैरेटिव या दोनों सुपरलेटिव, ठीक। अभी हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, डिटर्मिनर्स, एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट डिटर्मिनर्स अ लिटल इन द प्रीवियस लेक्चर कि डिटर्मिनर्स भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं एक टाइप के, पर उनकी स्पेशलिटी क्या है कि वो एडजेक्टिव्स जो होते हैं वो नाउन की क्वांटिटी बताते हैं या नंबर बताते हैं। क्वालिटी बताने के लिए नहीं यूज़ किए जाते, मैक्सिमम टाइम वो किस चीज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं, या तो क्वांटिटी या फिर नंबर। डिटर्मिनर्स आर दोज एडजेक्टिव्स, सुन लीजिए एक बारी, डिटर्मिनर्स आर दोज एडजेक्टिव्स विच टेल क्वांटिटी एंड नंबर ऑफ नाउन ऑफ अ पर्टिकुलर नाउन। एक पर्टिकुलर नाउन की क्वांटिटी या नंबर बताने के लिए जो एडजेक्टिव यूज़ किए जाते हैं, दोज आर कॉल्ड डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम करते हैं लास्ट और लेटेस्ट, ये दोनों जो हैं ये दोनों ही डिटर्मिनर्स हैं। लास्ट और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस है कि लास्ट जो है वो क्या है, ऑर्डिनल है, अभी अभी आपको बताया था।
ऑर्डर बताने वाला क्या होता है? ऑर्डिनल। क्यों? क्योंकि ये क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है। लेटेस्ट क्या होता है? जो कि रिसेंट को बता रहा है, प्रेजेंट को बता रहा है, ठीक है, प्रेजेंट से रिलेटेड है। रिसेंट भी प्रेजेंट से रिलेटेड वर्ड ही है, रिलेटेड टू प्रेजेंट, ठीक है। रिसेंट इवेंट जो होता है उसी के लिए वर्ड यूज किया जाता है लेटेस्ट। अगर कहीं किसी सेंटेंस में लिखा हुआ है लास्ट न्यूज ऑफ टुडे, आज के दिन की क्या कोई लास्ट न्यूज हो सकती है? क्योंकि न्यूज का कोई ऐसा ऑर्डर नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज होती है, लेटेस्ट न्यूज होती है, लास्ट न्यूज हम वर्ड कभी भी यूज नहीं करते हैं। सो जस्ट यहाँ पे आपको क्या करेक्शन आएगा करना? लेटेस्ट। डिटर्मिनर जो है वो काफ़ी आसान टॉपिक होता है अटेम्प्ट करने के लिए और इम्पॉर्टेंट भी होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूज़ जो है वो कॉमन सेंस क्या कहती है? वो लास्ट कभी नहीं हो सकती, तो लास्ट नहीं आएगा, क्या आएगा? लेटेस्ट। पर अगर मान लो डिज़ाइन की बात करी गई है, उसके आगे लास्ट लिखा हुआ है, देखिए अगर तो लिखा हुआ है बुकलेट, कि बुकलेट का जो ये लास्ट डिज़ाइन है हमारे पास, ठीक है, इसके बाद हमारे पास कोई डिज़ाइन नहीं है इस बुकलेट का, यानी कि बुकलेट में एक नंबर ऑफ पेजेस हैं, उसमें से वो लास्ट है ऑर्डर वाइज, तो ये करेक्ट है। पर अगर लिखा हुआ है कि मैं फॉलो करती हूँ लास्ट डिज़ाइन, तो लास्ट नहीं आएगा, देन देयर विल बी लेटेस्ट। तो डिज़ाइन, ट्रेंड, ऐसा कोई भी वर्ड आ जाता है, ओकेजन आ जाता है, तो वहाँ पे लास्ट और लेटेस्ट दोनों करेक्ट हैं। पर कैसे? रेफरेंस के बेस पे, कॉन्टेक्स्ट के बेस पे, कि आपको दिया क्या हुआ है। अगर तो एक बुकलेट की बात करी गई है, उसमें लास्ट डिज़ाइन को मेंशन किया जा रहा है, देन इट विल बी करेक्ट। पर अगर बात हो रही है ट्रेंडिंग वाले सेंस में, रिसेंट वाले सेंस में, तो आपको समझ जाना, आपको मीनिंग पता है कि रिसेंट के लिए, ट्रेंडिंग के लिए क्या वर्ड यूज होता है? लेटेस्ट। तो अगर ट्रेंडिंग की बात हो रही है, लेटेस्ट की बात हो रही है, रिसेंट की, तो डेफिनेटली लास्ट नहीं आएगा, लेटेस्ट आएगा। तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आपको जजमेंट करना होता है, यूजिंग योर कॉमन सेंस ऑल्सो एंड दिस नॉलेज ऑल्सो, ठीक है। दोनों चीजें मिलके, प्रैक्टिस मिलके, देन आप उसको करेक्ट कर पाओगे। हाँ जी, इसके बाद वी हैव डिफरेंस बिटवीन एल्डर एंड ओल्डर। मैंने लिखा है एल्डर वर्सेस ओल्डर, यानी कि एल्डर कहाँ पे यूज करते हैं और ओल्डर कहाँ पे यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये भी कंपैरेटिव डिग्री है और ये भी कंपैरेटिव डिग्री है। दोनों किसकी कंपैरेटिव डिग्री है? ओल्ड की। ओल्ड की कंपैरेटिव डिग्री एल्डर होती है और ओल्डर भी होती है, ठीक है जी। ओल्ड की ही कंपैरेटिव फॉर्म्स हैं दोनों। तो जो एल्डर है वो कहाँ पे यूज किया जाता है? फैमिली के लिए यूज किया जाता है। जो एल्डर है वो फैमिली के लिए यूज किया जाता है। दैट मीन्स आप इसको फ्रेंड्स के लिए, थिंग्स के लिए यूज नहीं कर सकते हो। फैमिली का मतलब अपने आप में ही अंडरस्टूड है कि पर्सन्स के लिए यूज किया जाता है। आउट ऑफ द फैमिली आप इसको नहीं यूज कर सकते हो। पर ओल्डर जो है उसको आप पर्सन्स के लिए भी यूज कर सकते हो, बट फैमिली उसमें नहीं काउंट होगी। फैमिली के नीचे मैंने क्रॉस लगा दिया है सो दैट आपको समझ आ जाए कि फैमिली नहीं काउंट होगी उसमें। पर्सन्स के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा एल्डर का और ओल्डर का पहला डिफरेंस ये है। दूसरा डिफरेंस जो है एल्डर और ओल्डर में वो क्या है कि एल्डर को जब आप कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज करते हो, कब? जब आप एल्डर को कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज करते हो तो उसके बाद क्या आता है? टू। और जब आप ओल्डर को कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज करते हो तो उसके बाद एज यूजुअल क्या आता है? देन आता है। तो ये था सेकंड डिफरेंस। तो ये दोनों डिफरेंस को माइंड में रखते हुए हम अप्लाई करेंगे कुछ एग्जांपल्स में। साथ ही साथ आप तीसरे डिफरेंस का भी जान लीजिए, वो क्या है? एल्डर जो है वो रिलेशन बताने के लिए यूज किया जा सकता है। वहां पे वो कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज नहीं होगा तो भी चलेगा। मतलब जरूरी नहीं है कि एल्डर को कंपैरेटिव डिग्री की तरह यूज किया जाता है। रिलेशन, क्योंकि फैमिली की बात हो रही है कि फैमिली के लिए यूज होता है, तो रिलेशन बताने के लिए एल्डर को आप यूज कर सकते हो, बट आप ओल्डर को रिलेशन बताने के लिए यूज नहीं कर सकते हो। ओल्डर का जो यूसेज है वो सिर्फ और सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री की तरह होता है, अदरवाइज आप रिलेशन बताने के लिए ओल्डर को यूज नहीं कर सकते हो। क्लियर है जी? तो इन तीनों डिफरेंसेस के बेस पे मैं कुछ एग्जांपल्स लिखने वाली हूँ। उन एग्जांपल्स में आपको ऑब्जर्व करना है कि क्या वो तीनों चीजें जो लिखी हुई हैं वो करेक्ट हैं।
ही इज माई एल्डर ब्रदर, माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, माई फ्रेंड इज older than me, this table is older than that table, this table का मतलब क्या होता है? नियर बाय चीज को पॉइंट आउट करने के लिए दिस का यूज किया जाता है एंड फार बाय चीज को पॉइंट आउट करने के लिए दैट का यूसेज किया जाता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे आप देखिए ही इज माई एल्डर ब्रदर, तो ब्रदर क्या है? नाउन है। तो नाउन का रिलेशन बताने के लिए, यानी कि अभी मैंने आपको बोला था कि कंपैरेटिव डिग्री के अलावा, कंपैरेटिव डिग्री की तरह तो यूज हो गया, पर कंपैरेटिव डिग्री के अलावा ये रिलेशन बताने के लिए भी यूज किया जाता है। यहाँ पे आप ब्रदर का रिलेशन ही बता रहे हो कि कौन से वाले भाई की बात कर रहे हो, यंगर ब्रदर की या एल्डर ब्रदर की, तो रिलेशन बताने के लिए फर्स्ट एग्जाम्पल में यूज हो रहा है। माई ब्रदर इज एल्डर टू मी, अगेन फैमिली के लिए यूज हो रहा है, पर एल्डर के बाद क्या आ रहा है? टू, एल्डर के बाद देन नहीं आता है। ठीक, माई फ्रेंड इज ओल्डर देन मी, तो आउट ऑफ फैमिली किसकी बात कर रहे हैं हम? फ्रेंड की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ओल्डर करेक्ट है, और ओल्डर के बाद क्या आता है? देन आता है, ये भी करेक्ट है। दिस टेबल, यानी कि हम किसकी बात कर रहे हैं? थिंग्स की बात कर रहे हैं, एंड वी नो कि ओल्डर जो है वो थिंग्स के लिए यूज किया जा सकता है, तो ओल्डर के बाद तो देन ही आता है। अगर आप यहाँ पे ये कहते हो माई ओल्डर फ्रेंड, यानी कि ओल्डर को अगर आप रिलेशन बताने के लिए यूज कर लेते हो तो देन इट विल बी रॉन्ग। ओल्डर को कभी भी रिलेशन बताने के लिए यूज नहीं किया जा सकता है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको बताना ही है कि मेरा पुराना फ्रेंड है, एज के मैटर में बताना है, या कहना है कि मतलब बहुत टाइम हो गया है मुझे इसको जानते हुए, तो आप बोलोगे माई ओल्ड फ्रेंड, आप पॉजिटिव डिग्री यूज करोगे। ओल्ड को यूज कर सकते हो आप रिलेशन बताने के लिए, ओल्ड का जो कंपैरेटिव फॉर्म है एल्डर, उसको भी यूज कर सकते हो आप रिलेशन बताने के लिए, बट आप ओल्डर को यूज नहीं कर सकते हो रिलेशन बताने के लिए। आप ये हिंदी पंजाबी में भी कभी नहीं बोलते हो कि वो मेरा बड़ा वाला फ्रेंड है, नहीं, वो मेरा पुराना फ्रेंड है। तो पुराने के लिए ओल्ड वर्ड यूज होता है, ओल्डर नहीं होता। कंपैरेटिव फॉर्म रिलेशन बताने के लिए ओल्डर नहीं यूज करना है, नेवर। ठीक है जी। और फैमिली के लिए हमेशा हम एल्डर यूज करते हैं, बट एल्डर का जो है प्लूरल एल्डर्स, एल्डर का प्लूरल क्या होता है? एल्डर्स। इस वर्ड का जो यूसेज है एल्डर्स का, ये हम कर लेते हैं फैमिली के लिए भी और आउट ऑफ द फैमिली के लिए भी। जब हम अपने बड़े बुजुर्गों की बात कर रहे होते हैं जो हमसे बड़े हैं उम्र में, कि और एक यूनिवर्सल स्टेटमेंट की बात कर रहे होते हैं, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, आपको बोला जाता है, आपको कमांड दी जाती है या आपको ऑर्डर दिया जाता है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करो, तो उसमें जरूरी नहीं है ये बोला जा रहा है कि फैमिली वालों की करनी है पर बाहर वालों की नहीं करनी, नहीं। जो एल्डर का प्लूरल है वो एक रैंडम टर्म है जो कि आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताने के लिए या एडवाइस देने के लिए, कमांड देने के लिए इंपेरेटिव सेंटेंसेस में यूज किया जाता है ये वर्ड। तो आप एल्डर्स को यूज कर सकते हो फैमिली के लिए भी और फैमिली से बाहर भी, तो इस बात का ध्यान रखना। ये यहाँ पे अगर आता है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो वहाँ पे ज़्यादा वो भी नहीं, ओवर थिंकिंग भी नहीं करना है कि हमें तो बताया गया था कि ये एल्डर फैमिली के लिए यूज होता है। ध्यान रखिए ये कंपैरेटिव फॉर्म है, पर जब आप एल्डर्स की बात कर रहे हो तो वो कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है, वो ओल्ड का कंपैरेटिव फॉर्म नहीं है, वो एल्डर का प्लूरल है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव मैनी एंड मच। मैनी यू नो किसको इंडिकेट करता है? नंबर को। नंबर की अगर कहीं पे बात करनी है, मतलब कि आपको काउंटिंग की बात करनी है, तो आप क्या यूज करोगे? मैनी। काउंटिंग मीन्स अगर आपको काउंटेबल नाउन के लिए कोई एडजेक्टिव यूज करना है तो हम क्या यूज करते हैं? मैनी। और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम क्या यूज करते हैं? मच। क्यों? क्योंकि वो क्या बता रहा होता है? क्वांटिटी बता रहा होता है। ठीक है जी। अगर आपको बात करनी है स्टूडेंट्स की और बैचेज की, और आपको बात करनी है पेन्स की, ठीक है, ये सारे ही जो मैंने लिखे हैं नाउन, ये बिना यूनिट के आप इनको काउंट कर सकते हो, दैट मीन्स दीज आर काउंटेबल नाउन्स, तो इनके लिए आप मैनी यूज कर सकते हो। पर अगर आप बात कर रहे हो राइस की, शुगर की, मिल्क की, ठीक है,
अगर आप इन सब की बात कर रहे हो, राइस, शुगर और मिल्क, तो इन तीनों के लिए क्या है, हमें एक यूनिट यूज करना पड़ता है, लीटर, किलोग्राम, अगेन किलोग्राम, ठीक है। तो जिनके लिए यूनिट यूज करना पड़ता है, दैट मीन्स आप उनको 1 2 3 में एक मिल्क, दो मिल्क नहीं बोल सकते हो, या इनका प्लूरल नहीं कर सकते हो, तो दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। इनके लिए अगर आपको एडजेक्टिव यूज करना पड़े क्वांटिटी बताने के लिए कि ज्यादा है, मैनी का मतलब भी क्या है, ज्यादा, और मच का मतलब भी क्या है, ज्यादा। मैनी किसके लिए यूज होता है, काउंटेबल नाउन के लिए, और मच किसके लिए यूज होता है, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। मैनी किसको इंडिकेट करता है, नंबर को, और मच किसको इंडिकेट करता है, क्वांटिटी को। इसके अलावा मैनी और मच का अगर आपको कंपैरेटिव फॉर्म पूछा जाए और सुपरलेटिव फॉर्म पूछा जाए, मैनी का कंपैरेटिव फॉर्म और मच का कंपैरेटिव फॉर्म एक ही होता है, वो है मोर, और इसका सुपरलेटिव फॉर्म होता है मोस्ट, ठीक है जी। मोर और मोस्ट, अगर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो तब भी हम बोलते हैं मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। और अगर आप नंबर की बात कर रहे हो तब भी हम मोर और मोस्ट ही यूज करते हैं। तो चाहे आप क्वांटिटी की बात करो, चाहे आप नंबर की बात करो, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव फॉर्म दोनों का सेम ही रहने वाला है। तो मैनी और मच के बारे में होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम करते हैं फ्यू और लिटिल के बारे में। अगेन सिमिलर विद मैनी और मच, फ्यू जो है वो नंबर को इंडिकेट करता है, और लिटिल जो है वो क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है। सेम एग्जांपल्स आप यहाँ पे ले सकते हो। अगर आप स्टूडेंट्स के बारे में बताना चाहते हो कि कम है, मैनी और मच का मतलब होता है ज्यादा, और फ्यू और लिटिल का मतलब होता है कम। तो फ्यू यूज किया जाता है नंबर के लिए, लिटिल यूज किया जाता है क्वांटिटी के लिए। स्टूडेंट्स बैचेस, पेन्स, मार्कर्स, डस्टर्स, है ना, इन सब के लिए अगर आपको यूज करना है तो आप क्या यूज करोगे, कम के लिए फ्यू, और अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन के लिए क्वांटिटी बताने के लिए कम कहना है तो आप क्या यूज करोगे, लिटिल मिल्क, लिटिल शुगर, राइट। पर आपने इसके साथ और भी कुछ सुना होगा, अ फ्यू और द फ्यू, एंड सिमिलर विद अ फ्यू, अ लिटिल भी आपने सुना होगा, और आपने द लिटिल भी पढ़ा होगा। और अक्सर हमें पढ़ने के बाद भी ये कंफ्यूजन रह जाता है कि फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू में क्या डिफरेंस है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल में क्या डिफरेंस है। आज आपको मैं बहुत ही आसान से तरीके से बताने वाली हूँ, ठीक है, इस लेक्चर में। तो आप ध्यान से सुन लो, और उसके बाद होपफुली आपको लाइफ लॉन्ग ये याद रहेगा और दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आर्टिकल का है, देखिए यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, यहाँ पे ए आर्टिकल है और यहाँ पे द आर्टिकल है। पहले मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगी, उसके बाद मैं आपको इसको याद रखने का तरीका बताऊंगी। फ्यू और लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर। ना के बराबर मतलब हार्डली एनी, इंग्लिश में बोलते हैं हार्डली एनी, और हार्डली एनी को अगर आपने हिंदी में समझना हो तो मतलब ना के बराबर। अगर मैंने कहना हो कि आज जो स्टूडेंट्स हैं क्लास में वो ना के बराबर हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, फ्यू स्टूडेंट्स, ठीक है। अ फ्यू और अ लिटिल कहाँ पे यूज कर सकते हो, जहां पे आपको सम कहना है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, कम तो हैं। अगेन फ्यू का मतलब है कि कम तो हैं, पर ना के बराबर हैं तो फ्यू यूज करेंगे, कुछ स्टूडेंट्स हैं तो अ फ्यू यूज करेंगे, और द फ्यू कब यूज करेंगे कि जब ये कुछ स्टूडेंट्स जो थे, अगर आप उनकी सारों की बात कर रहे हो, ऑल दैट वर प्रेजेंट और ऑल दैट आर प्रेजेंट, जितने भी प्रेजेंट हैं, अगर आप सबकी बात कर रहे हो तो आप द फ्यू यूज करोगे। सिमिलर विद क्वांटिटी, ना के बराबर क्वांटिटी की बात कर रहे हो, घर पे शुगर है, बिल्कुल ऑलमोस्ट खत्म ही है, ना के बराबर है, तो देयर इज लिटिल शुगर एट होम, मतलब ना के बराबर है। कुछ है, दैट मीन्स काम चलता है, तो आप बोलोगे देयर इज अ लिटिल शुगर एट होम। और जितनी भी थी, कम से कम जितनी भी थी, कुछ जो थी वो सारी की सारी कंज्यूम हो गई है, तो आप कैसे बोलोगे, आई हैड कंज्यूम्ड द लिटिल शुगर दैट वी हैड। जो हमारे पास कुछ शुगर था वो भी हमने सारा का सारा कंज्यूम कर लिया। जितना है वो जब सारे के सारा प्रेजेंट है, जो भी है, जब आप उस कंटेंट की बात करते हो तो आप उसके आगे द आर्टिकल लगा देते हो। दैट मीन्स पर्टिकुलर वो वाला अमाउंट, द किसके लिए यूज होता है, पर्टिकुलरिटी के लिए। तो पर्टिकुलर जो भी अमाउंट है, पर्टिकुलर जो भी नंबर है, जब आप उसकी बात करते हो तो आप द फ्यू और द लिटिल यूज करते हो। मीनिंग क्लियर है। एग्जाम्पल्स में अभी आपको करवाने वाली हूँ, एग्जाम्पल्स देखिए, उसके बाद इसको याद रखने का तरीका भी देखते हैं।
आई हैव फ्यू स्टूडेंट्स इन माई क्लास, मतलब मेरे पास क्लास में ना के बराबर स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट हैं। दैट मीन्स हार्डली एनी। अगर मैं फ्यू की बात कर रही हूँ तो ना के बराबर हैं। पर इसी जगह अगर मैं अ फ्यू लिख दूँ, पूरे सेंटेंस में सिर्फ मैं क्या चेंज करूँ, मैं एक आर्टिकल लगा दूँ, वो आर्टिकल से मीनिंग चेंज हो जाएगा, क्योंकि अ फ्यू का मतलब होता है सम। दैट मीन्स अगर 26 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है तो 26 में से अगर एक या दो ही प्रेजेंट हैं तो मतलब ना के बराबर हैं, तो फ्यू आएगा। अगर मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, सपोज 6 और 7 स्टूडेंट्स भी हैं, तो देयर आर सम स्टूडेंट्स प्रेजेंट इन माई क्लास, देन आई कैन यूज अ फ्यू। ठीक है जी। पर अगर ये जो कुछ स्टूडेंट्स थे 6 और 7, वो सारे के सारे सपोज कोई कहीं पे सेमिनार में पार्टिसिपेट करने के लिए चले गए हैं, तो हाउ कैन आई राइट दिस? द फ्यू स्टूडेंट्स कौन से? वो जो कुछ कम थे, पर्टिकुलर जो कम स्टूडेंट्स थे, यानी कि सम स्टूडेंट्स थे जो, द फ्यू स्टूडेंट्स दैट वर प्रेजेंट इन द क्लास, जो कि क्लास में प्रेजेंट थे, वेंट फॉर सेमिनार, वो सेमिनार के लिए चले गए थे। ठीक है जी, जो कि क्लास में प्रेजेंट थे। और आपको यहाँ पे इस एग्जाम्पल में सबसे बड़ा हिंट भी मैं बताने वाली हूँ। अगर आपको कहीं पे ब्लैंक आ जाए, जैसे कि पंजाब के जो पेपर होते हैं वहाँ पे ब्लैंक्स आ जाती हैं, तो जो आपको ब्लैंक आ जाती है अगर फ्यू के आगे कि ए आएगा, द आएगा या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, तो आपने जजमेंट कैसे करना है? द सिर्फ और सिर्फ तब आएगा, वहां पे देख लेना, अगर वहां पे कोई दैट वाला क्लोज वहां पे प्रेजेंट होगा, जो दैट से स्टार्ट होने वाला कोई भी पार्ट वहां पे सेंटेंस में प्रेजेंट होगा, जिसको मैंने ऑलरेडी ब्रैकेट में कर दिया है, तब द डेफिनेटली ही आएगा। दैट का मतलब क्या है? क्यों? वो सारे एक क्वांटिटी की या नंबर की, सॉरी फ्यू नंबर है, तो सारे जब नंबर की, वो वाले की, कुछ की बात हो रही है तो दैट आएगा, क्योंकि उसके बारे में आगे डिटेल में एक्सप्लेनेशन दी होती है दैट लगा के। द फ्यू स्टूडेंट्स दैट वर, और यहाँ पे कभी भी हु नहीं आता, जब भी द फ्यू या द लिटिल यूज करोगे तो दैट ही आएगा। ये भी एक रूल है ग्रामर का, जो कि हम रेस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच जब करेंगे तो उसमें आप ये देखोगे। दैट वर प्रेजेंट इन द क्लास, ठीक है, जो कि क्लास में प्रेजेंट थे, तो मतलब किसी के बारे में एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कुछ पर्टिकुलर होगा जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन दिया होगा, तो पर्टिकुलर के लिए आर्टिकल कौन सा लगता है? द। तो ये एक सबसे बड़ा हिंट होता है करेक्ट आंसर की तरफ अप्रोच करने का, कि जहां पे दैट आपको दिखेगा कि दैट के रिलेटेड कोई एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, कोई क्लोज मेंशन करा हुआ है, देन डेफिनेटली आप द आर्टिकल यूज करने वाले हो वहां पे। और अगर उस सेंस में, जैसे कि अगर बोल दिया जाए कि मीटिंग जो है वो पोस्टपोन कर दी गई क्योंकि वहां पे फ्यू आएगा या अ फ्यू आएगा, अब ये आपको डिसाइड करना है कि मीटिंग पोस्टपोन कर दी गई क्योंकि वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स थे वो ना के बराबर थे, या वो ना के बराबर थे तभी पोस्टपोन करी जाती है ऑब्वियस है, तो ना के बराबर के लिए क्या आएगा? फ्यू आएगा, अ फ्यू नहीं आएगा, क्योंकि अ फ्यू का तो मतलब है क्या है? कुछ प्रेजेंट थे। तो जो अगर क्लास में सपोज 26 में से 6-7 स्टूडेंट्स आए होते हैं तो क्लास पोस्टपोन नहीं करी जाती है, ऑब्वियस है, क्लास में कुछ तो डिस्कशन होता ही है। हाँ, अगर ना के बराबर हैं वहां पे स्टूडेंट्स, तो फिर मीटिंग या क्लास पोस्टपोन करी जा सकती है। ठीक है, तो ये आपको समझना है। कोई आर्टिकल नहीं है तो मतलब उसका कोई नंबर खास नहीं है। नो आर्टिकल, ये याद रखने का तरीका बता रही हूँ। नो आर्टिकल मीन्स कोई खास नंबर की बात नहीं करी जा रही है, ना के बराबर की बात हो रही है। अगर एक आर्टिकल लगा हुआ, एक मतलब अ आर्टिकल लगा हुआ है, तो मतलब कुछ तो उसकी वैल्यू है, राइट, कुछ तो उसका नंबर है। और अगर द लगा हुआ है तो मतलब जो भी कुछ नंबर था उस पर्टिकुलर की बात करेंगे। और सबसे बड़ा हिंट वहां पे मैं आपको दे चुकी हूँ दैट का, कि दैट से रिलेटेड कोई ना कोई स्टेटमेंट वहां पे डेफिनेटली होगा। अब बात करते हैं लिटिल की, अ लिटिल की और द लिटिल की एग्जाम्पल्स की। मैं इसी के साथ ही लिख रही हूँ यहीं पे, ठीक है, ये मैंने फ्यू की एग्जाम्पल्स लिखी हैं और यहीं पे मैं द की, द लिटिल, लिटिल और लिटिल की, अ लिटिल की एग्जाम्पल्स लिखने वाली हूँ। आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट। लिटिल मतलब कोई आर्टिकल नहीं है तो कोई खास वैल्यू नहीं है, और मनी किस में होती है? क्वांटिटी में होती है। मनी को आप काउंट नहीं कर सकते कि मेरे पास एक मनी है, मेरे पास दो मनी है, नहीं। आप रुपीज काउंट कर सकते हो, नोट्स काउंट कर सकते हो, मनी काउंट नहीं कर सकते हो। मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन। और यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि मनी जो है, पैसा जो है, उसको तो हम गिन सकते हैं, गिन सकते हो आप रुपीज को, गिन सकते हो आप नोट्स को, मनी को काउंट नहीं कर सकते हो। आई हैव लिटिल मनी इन माई पॉकेट, तो
जब भी हमने क्वांटिटी की बात करनी होती है तो पहली बात लिटिल यूज करते हैं, तो यहाँ पे इसलिए क्या यूज करा है, लिटिल। तो कोई आर्टिकल नहीं है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, तो मेरी पॉकेट में जो है वो ना के बराबर पैसा है। आई हैव, अगर मैं यहाँ पे अ लिटिल यूज कर लेती हूँ, इसी एग्जाम्पल में अगर मैं अ लिटिल यूज कर लेती हूँ, आई हैव अ लिटिल मनी, मतलब मेरे पास कुछ अमाउंट है, आई हैव सम अमाउंट और आई हैव सम मनी इन माई पॉकेट। ठीक, अगर मैं यहीं पे मैंने अगर ये बोलना है कि मैंने वो जो है पैसा, जितना भी मेरे पास कुछ पैसा था, मैंने सारा का सारा खर्च कर दिया है, उसका एग्जाम्पल देखिए, आई स्पेंट, मैंने खर्च कर दिया, आई स्पेंट द लिटिल मनी, वो पर्टिकुलर मनी, दैट आई हैड, जो मेरे पास था। अगेन दैट वाला एक क्लोज आपको नजर आ गया, दैट आई हैड। तो अगर दैट से आगे कोई स्टेटमेंट एक बयान करी गई है, यानी कि उसकी एक्सप्लेनेशन दी गई है, तो डेफिनेटली अगर क्वांटिटी की बात कर रहे हो लिटिल आएगा, और उसके साथ साथ अगर पर्टिकुलर किसी चीज की बात करी गई है, दैट लगा हुआ है, तो आर्टिकल कौन सा आएगा, द। अगर कुछ पैसे की बात करी गई है, ठीक है, तो आएगा सम, यानी कि सम का सिनोनिम आर्टिकल कौन सा आएगा, अ। और अगर ना के बराबर की पैसे की बात करी गई है, तो देन क्या आएगा, लिटिल आएगा। और आपको पता कैसे चलेगा कि ना के बराबर है या हार्डली यानी है या सम है, ये आपको कॉन्टेक्स्ट पढ़ के, सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कुछ ना कुछ दिया होता है जो आपके लिए सबसे बड़ा हिंट होता है, वहीं से आपको समझ आ जाता है। कॉन्टेक्स्ट अगर आपको पता है कि हाँ जी यहाँ पे तो बोला जा रहा है कि अगर सपोज आपने ही कहना है, आपसे कोई पैसे उधार मांग रहा है और आपने ना में नहीं कहना, आपने ये नहीं कहना आई हैव नो मनी। अगर आप ये कहते हो तो ऑब्वियस आपका इंसल्टिंग फील होता है आपको। नो वर्ड यूज ना करते हुए भी नो कहना हो, ना कहने के बावजूद, मतलब नहीं आप बोल रहे हो पर आप हाँ में जवाब दे रहे हो, तो आप लिटिल यूज कर सकते हो। आई हैव लिटिल मनी, दैट मीन्स मेरे पास ना के बराबर ही पैसा है, यानी कि वो उधार देने लायक भी नहीं है। ठीक है, तो अगर आप अ लिटिल यूज कर रहे हो तो दैट मीन्स यू हैव सम मनी, और रेस्ट इज योर डिसीजन कि आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हो। आई स्पेंट, अगर आप आगे फिर ये कहना चाहते हो कि जो भी था मेरे पास वो मैं ऑलरेडी खर्च कर चुका हूं, तो आई स्पेंट द लिटिल मनी दैट आई हैड। तो एक ये जो एक्सप्लेनेशन है ये किसके लिए दी जाती है, पर्टिकुलर अमाउंट के लिए, और पर्टिकुलर के लिए क्या लगता है, द लगता है। और ये होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट। सबसे ईजी होता है ये, पर बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है स्टूडेंट्स के लिए। फ्यू का कंपैरेटिव फॉर्म होता है फ्यूअर, और लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म होता है लेस। अब हम बात करेंगे कि फ्यूअर कहाँ पे यूज होगा और लेस कहाँ पे यूज होगा। एंड वन मोर थिंग वी हैव, लेसर। सबसे पहले मैं लिख रही हूँ फ्यू, फ्यू का कंपैरेटिव फॉर्म फ्यूअर और सुपरलेटिव फॉर्म फ्यूएस्ट। लिटिल, लिटिल का कंपैरेटिव फॉर्म याद रखना लेस होता है, ये स्टूडेंट्स को पता होता है, ठीक है, कि ER और EST लगेगा। लिटिल का वो भूल जाते हैं, पर आप उन स्टूडेंट्स नहीं में से काउंट नहीं करोगे आज के बाद जिनको ये नहीं पता होगा। लिटिल का जो कंपैरेटिव फॉर्म है वो लेस है, और सुपरलेटिव फॉर्म होता है लीस्ट। ये हैं दोनों कंपैरेटिव फॉर्म्स, फ्यूअर और लेस, और फ्यूएस्ट और लीस्ट जो हैं वो हैं सुपरलेटिव डिग्रीज। ठीक है जी। डिफरेंस किस में करना है, मेन जो आपको पेपर में आता है फ्यूअर और लेस में। अगेन अंडरस्टूड है कि अगर फ्यू नंबर के लिए यूज किया जा रहा है तो फ्यूअर भी नंबर के लिए यूज होगा। अगर लिटिल क्वांटिटी के लिए यूज किया जाता है तो लेस भी तो क्वांटिटी के लिए यूज होगा। अच्छा जी, ही अर्न्स, वो कमाता है, लेस देन मी, मेरे से कम कमाता है वो, ही अर्न्स लेस देन मी। तो जो अर्निंग होती है वो मनी ही तो है, वो वेल्थ ही तो है, तो वो क्वांटिटी में ही है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, लेस आया। ठीक है, यानी कि क्वांटिटी की बात हो रही थी तो क्या आया, लेस आया, पैसे की बात हो रही थी। अगर ये आ जाता है देयर आर जैसे कि आपको पता है ड्यू टू अ सिचुएशन अभी रोड्स पे जो एक्सीडेंट्स हैं वो आजकल कम हो रहे हैं, तो यहाँ पे जो वर्ड यूज किया जा रहा है, यहाँ पे मुझे कम के लिए वर्ड यूज करना है, फ्यूअर करूँ या लेस करूँ। यू हैव टू ऑप्शंस कि यहाँ पे फ्यूअर आएगा या लेस आएगा, क्योंकि इसका मतलब भी होता है कम और इसका मतलब भी क्या है, कम। जैसे कि आपने अभी पढ़ा, क्वांटिटी की बात हो रही थी तो हमने लेस यूज करा। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, एक्सीडेंट्स, मतलब एक नंबर की बात हो रही है,
ठीक है, एक्सीडेंट हम काउंट कर सकते हैं कितने हुए हैं, 1 हुआ है, 2 हुआ है, 3 हुआ है, बिना आप लीटर किलोग्राम के इसको काउंट कर सकते हो। तो मतलब नंबर की बात हो रही है, तो नंबर के लिए क्या आएगा, फ्यूअर आएगा। देयर आर फ्यूअर एक्सीडेंट्स नाउ अ डेज ऑन रोड्स। अच्छा, और इसका आपको पता कैसे चलेगा कि कंपैरेटिव फॉर्म है? ऑब्वियस आपको ऑप्शन ही कंपैरेटिव फॉर्म में दिए होंगे, ठीक है। ये मत सोचना कि यहाँ पे फ्यू आएगा या अ फ्यू आएगा, कि ना के बराबर हैं या कुछ हैं, वो मैं आपको ऑप्शन ही दे रही हूँ कंपैरेटिव फॉर्म्स की, मैंने आपको ऑप्शंस नहीं दी हैं फ्यू और अ फ्यू की, ये याद रखना, ठीक है जी। हाँ जी, इसके अलावा वी हैव वन मोर कंपैरेटिव फॉर्म ऑफ लिटल। लिटल का एक कंपैरेटिव फॉर्म ए पार्ट कौन सा था, लेस, जिसके बीच में आपको मैं बता चुकी हूँ कि फ्यूअर और लेस के बीच में क्या डिफरेंस है। वही डिफरेंस है जो फ्यू और लिटल में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कि अगर आप किसी भी चीज़ को काउंट कर सकते हो बिना यूनिट के, काउंटेबल नाउन है तो उसके लिए आप फ्यू या फ्यूअर यूज़ करोगे। अगर पॉजिटिव डिग्री की ज़रूरत है तो फ्यू यूज़ करोगे, कंपैरेटिव डिग्री की ज़रूरत है तो फ्यूअर यूज़ करोगे। अगर क्वांटिटी की बात मैं करूँ तो क्वांटिटी की बात में, अगर आप क्वांटिटी की बात कर रहे हो तो लिटल यूज़ करोगे, और इसका कंपैरेटिव फॉर्म यूज़ करना है तो लेस यूज़ करोगे, ठीक है जी। पर एक और है लेसर। लेसर भी कंपैरेटिव डिग्री ही होती है किसकी, लिटल की। पर अगर तो हम बात करते हैं, सपोज आपके पास यहाँ पे 3 बॉक्सेस हैं ए बी सी, तीनों में राइस हैं, 2 में है ए और बी में है 5 kg और सी में है 6 kg। यहाँ पे अगर आपको क्वांटिटी के लिए कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करनी है और मैं बोल रही हूँ राइस है, तो राइस क्या है, क्वांटिटी है या नंबर है, तो क्वांटिटी है, ठीक है। वैसे भी kg लिखा हुआ है, ठीक है, क्वांटिटी है। क्वांटिटी के लिए ऑब्वियसली लेस यूज़ करेंगे। अगर बोला जाए कि बी और सी में से, ए की बात नहीं हो रही अब, बी और सी में से, इन दोनों में से लेस चूज करिए, चूज द लेस ऑफ द टू। मैं सेंटेंस लिख रही हूँ, इसका क्या बनेगा, चूज द लेस ऑफ द टू। और इसमें नोटिस करना, सब कुछ पहचान करेंगे अभी हम, आपका एक पिछला एक रूल भी डिस्कस किया जाएगा। लेस क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, किसका, लिटल का। किसके लिए यूज़ किया, क्वांटिटी के लिए यूज़ किया। इतना क्लियर हुआ, हो गया होगा इतना क्लियर आपको कि लेस जो है वो कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करी है मैंने यहाँ पे, क्यों, क्योंकि 2 की बात करी जा रही थी, 2 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करते हैं। सॉर्ट आउट, कंपैरेटिव डिग्री लेस ही क्यों यूज़ करी, फ्यूअर क्यों नहीं यूज़ करी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही थी, तो इसलिए लिटल का कंपैरेटिव फॉर्म लेस यूज़ करा गया है। किस बेसिस पे, क्वांटिटी के बेसिस पे। एंड जहाँ पे आपको ऑफ द टू नज़र आ जाता है, ही अर्न्स लेस देन, वहाँ पे द लेस नहीं आया था, पर जहाँ पे आपको ऑफ द टू नज़र आ जाए, देन नज़र ना आए, तो आप कंपैरेटिव डिग्री के आगे क्या यूज़ करते हो, द यूज़ करते हो। और ये आप पहले ही लेक्चर में एडजेक्टिव का जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंपैरेटिव डिग्री के आगे द कब लगता है, जब यहाँ पे ऑफ द टू आता है। तो ये भी यहाँ से आपका रिवाइज हो गया, ठीक है। पर अब भी आपको अगर ए और बी में से चूज करना है, नाउ वी हैव चॉइस बिटवीन ए और बी। ए और बी दोनों जो हैं ये भी 5 kg है एंड ये भी 5 kg है। अभी क्या करें, ठीक है, अभी हमने क्वालिटी के बेसिस पे चूज करना है, क्योंकि क्वांटिटी तो सेम ही है। तो क्वालिटी के बेसिस पे अगर आपको बोला जा रहा है कि आप लो क्वालिटी वाला ले जाओ जिसकी क्वालिटी इनमें से कम है, तो फिर क्या बोला जाएगा, चूज द लेसर ऑफ द टू। दोनों अगर सेम क्वांटिटी की आपके सामने कोई चीज़ें आ जाती हैं और आपको क्वालिटी के बेसिस पे कम क्वालिटी वाला चूज करने के लिए बोला जाता है, देन वी यूज लेसर। अगर ऑफ द टू आया है तो ऑब्वियस है द तो आएगा ही, क्योंकि ये है तो कंपैरेटिव फॉर्म ही। पर ये क्वांटिटी के बेसिस पे जब करना था चूज तो लेस यूज किया, क्वालिटी के बेसिस पे जब चूज करना था तो हमने क्या यूज किया, लेसर। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है डिटर्मिनर्स का बहुत ही कम रह गया है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज। कॉम्पिटिटिव एग्जाम हमें क्रैक करना है, गो फॉर इट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।